दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ लड़कियां अमीर भोले भाले लड़कों का अच्छे से काटती हैं। जिसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे अगर लड़कों को पता चल जाए कि वो उसका काटने आई है तो उसे तुरंत कौन कौन से कदम उठाने चाहिए अपना कटवाने से बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मीकू माकड़ नाम के एक बच्चे को, जिसने एक पन्ने पर इस काली ड्रेस वाली लड़की जिसका नाम सोनम बेवफा है उसके लिए कुछ प्यारी प्यारी पंक्तियां लिख रखी थी, जिनको वो उसे पढ़कर सुनाता है पर वो उसे किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देती। जिस पर वहाँ खेल रहे बच्चे में से एक टोनी नाम का बच्चा उसे पटक पटक के अच्छे से कूटता है क्योंकि वो भी सोनम बेवफा को चाहता था, उससे प्यार करता था। आगे कहानी बढ़ जाती है 18 साल आगे, जहां हम मीकू माकड़ को उसी टोनी के फ्यूनरल में देखते हैं जिसने बचपन में उसकी कुटाई की थी, जो कि अपने आखिरी दम तक सोनम बेवफा की मारता आया था, उससे प्यार करता आया था, बोले तो वो उसका बॉयफ्रेंड था। पर उसकी मौत से सोनम बेवफा को घंटा भी फर्क पड़ा हो ऐसा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसके फ्यूनरल पर सेल्फियां लेने में लगी थी। आंसू बहाना तो बहुत दूर की बात है। खैर बेचारे टोनी के फ्यूनरल में इस मूवी के दो खास पात्र भी आए हुए थे, जिनमें से एक थी अपनी सोनम की बेस्ट फ्रेंड पूजा भट्ट, जो यहाँ अपने फियोंसे के साथ आई थी, बोले तो जल्द से जल्द शादी करके वो अपनी तिजोरी का उसे इकलौता परमानेंट पहरेदार बनाने वाली थी। दूसरा है ये टिल्लू तिलारा, जो कि अपनी सोनम का लीगल एडवाइजर है और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, जो यहाँ फ्यूनरल में एक एस्कोर्ट लड़की को हवाबाजी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया था। खैर वो दोनों सोनम के स्कूलमेट थे तो अपने मीकू के भी स्कूलमेट थे, इसीलिए वो उन्हें अच्छे से जानता था। मीकू टोनी की मौत का दुख प्रकट करने के लिए सोनम बेवफा से बात करने जाता है, जो उसे पहचानती तक भी नहीं, जिस पर मीकू उसे बताता है कि हम 8 सालों तक एक साथ पढ़े हैं और मैंने तुम्हें एक बार अपनी लिखी हुई कविता भी पढ़कर सुनाई थी, जिससे सोनम को सब कुछ याद आ जाता है। वो उसे पहचान भी जाती है पर नाटक करते हुए कहती है कि वो उसे नहीं पहचानती और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल में आई हूँ, तुमसे नैन मटक्का करने नहीं। जिस पर लोग जब मीकू माकड़ को जज करने लगते हैं तो वो अपनी फटी हुई हालत में सोनम को अपना विजिटिंग कार्ड देकर फटाफट वहाँ से सुटक लेता है। जिसके जाने के बाद टिल्लू तिलारा जब उसके विजिटिंग कार्ड को देखता है तो उसकी धौली हो जाती है, बोले तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मीकू माकड़ ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी जो कि जल्द ही $20 मिलियन की बिकने वाली थी, बोले तो 1 अरब 64 करोड़ रुपीज के आसपास। मतलब कि मीकू जल्द ही अमीरों में अमीर बहुत अमीर बनने वाला था। जो सब उस लूडू को इसलिए पता था क्योंकि वो मीकू माकड़ की ऐप खरीदने वाली कंपनी में एडवाइजर का काम करता था। जिसकी ये बातें सुनकर सोनम बेवफा, जो मीकू माकड़ को अब तक पहचानने से इनकार कर रही थी, वो अचानक से उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वहीं हम मीकू माकड़ को उसके इकलौते दोस्त टिम के साथ देखते हैं, जो उसके साथ फ्यूनरल में भी गया था। कहता है, भाई मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस कमीनी ने तुझे पहचानने से तक भी इनकार कर दिया। पर अपना मीकू माकड़ उसे पिछले काफी सालों से प्यार करता है। वो बुद्धू बस इतना जानता है कि उसके साथ वो हमेशा खुश रहेगा, चाहे वो कैसी भी हो, कितने भी लड़कों का चाहे उसने लप्पू ले रखा हो। वहीं हम सोनम बेवफा और उसके दोस्त टिल्लू तिलारा को देखते हैं, जो दोस्त कम सुमड़ी में सैया ज्यादा है। सोनम कहती है, अरे यार ये मीकू माकड़ जैसा आदमी साला $20 मिलियन कैसे कमा सकता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। टिल्लू कहता है, हम उससे उसके $10 मिलियन छीन सकते हैं, क्योंकि उस बेवकूफ में बुद्धि की कमी है, जिसमें तुझे बस उससे शादी करनी होगी और कुछ दिनों बाद उससे डिवोर्स ले लेना होगा, जिससे डाइवोर्स सेटलमेंट में तुझे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सोनम कहती है, यार मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं प्यार नहीं करती। टिल्लू तिलारा कहता है, अबे भीड़ की लोड़ी, तुझे उससे प्यार नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है तुझे उससे प्यार करने की, बस तुझे उसके $10 मिलियन से प्यार करना है। अब ये बिना मेहनत के पैसे कमाने का अच्छा प्लान था तो वो राजी हो जाती है। आगे जब मीकू माकड़ टिल्लू की कंपनी में $20 मिलियन की डील फाइनल करने आता है तो टिल्लू छुपकर वो सब देख और सुन रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि आज से 2-2.5 महीनों बाद उसके अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जो बात वो सोनम बेवफा को बताता है और वो मीकू माकड़ के पास कॉल करके कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिसमें दोनों शाम को एक महंगे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सोनम कहती है, मेरी जान मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ, तुम्हें अपना बहुत कुछ देना चाहती हूँ, और उसे उसको किस करने के लिए कहती है, जिस पर अपना ढक्कन घबरा सा जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। खैर हड़बड़ाहट में वो उसको चूसने की कोशिश करता है तो वाइन का गिलास उस पर गिरा देता है, जिससे सोनम को भयंकर वाला गुस्सा चढ़ जाता है, पर वो अपने गुस्से को पी जाती है। जिसमें मीकू माकड़ उसकी ड्रेस को गंदी होने से बचाने के लिए उस पर शैंपेन डाल देता है ताकि ड्रेस पर वाइन का लाल धब्बा ना पड़े। जिसकी ऐसी हरकत से वो दंग रह जाती है और गुस्से में बस उसे घूरती रहती है। तभी उसको उसमें अपने $10 मिलियन दिखते हैं तो वो उसको खुद ही चूस डालती है। आगे धीरे धीरे करके वो रोज डेट पर जाने लगे थे, रोज एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। जिसमें कुछ ही दिनों बाद सोनम बेवफा उसके फ्लैट में रहने आ जाती है, जो उसकी प्यारी प्यारी चीजों को उठाकर पेटी में पैक कर देती है और अपने ये घिसे पिटे टेडी बियर वहाँ डाल देती है। आगे किसी तरह रगड़ रगड़ के उनके रिलेशन को 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ आज डिनर पर मीकू माकड़ की फटी पड़ी थी, क्योंकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज मारने वाला था, जिसमें उसके हाथ से अंगूठी की डबिया गिर जाती है, जिस डबिया को सोनम देख लेती है, पर गुस्से में उसे इग्नोर कर देती है कि इस साले के बस की कुछ नहीं। खैर वो उसे डबिया दिखाते हुए कहता है, मेरी जान मैं तुझे
तुझे अपनी अर्धांगनी बनाना चाहता हूँ, अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, जीवन भर बस तेरी ही मारना चाहता हूँ, तुझे ही देखना चाहता हूँ, तेरे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूँ, तेरे ही साथ तरक्की करना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सोनम उसके हाथ से डबिया छीनकर रिंग निकालती है और खुद ही पहन लेती है कि साले तेरी बकवास गींड फाड़ देगी। मीकू माकड़ उसके सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए 3 पेज की स्क्रिप्ट भी लिख कर लाया था, जिसको वो जैसे ही पढ़ना शुरू करता है वो कहती है, अरे भाई भीषड़ी के मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि उसके लिए मीकू माकड़ की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती थी। उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है। खैर मीकू उसकी शादी के लिए हाँ सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उसके मकसद के बारे में कोई भनक नहीं थी। आगे जब दोनों घर पर होते हैं तो मीकू माकड़ 1 महीने बाद की शादी की डेट फिक्स कर देता है और उससे पूछता है, क्या शादी में तेरी पक्की दोस्त पूजा भंड भी आएगी? जिस बात को सोनम एक बार तो टालने की कोशिश करती है, पर मीकू माकड़ जब दोबारा पूजा भंड के बारे में पूछता है तो वो उस पर भड़क पड़ती है कि भीड़ के लिंड तेरी समस्या क्या है, क्यों तू मुझसे बार बार उल जलूल क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जिस बात से मीकू माकड़ को समझ में नहीं आता कि ये साली पूजा भंड की बात पर इतना भड़क क्यों गई। तभी उसे रियलाइज होता है कि यार मुझे शादी से पहले ये गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना 10 मिलियन डॉलर मेरे हाथ से चले जाएंगे। जिस पर वो उसके साथ रोमांटिक होने लगती है कि साले लड़कों को यही तो चाहिए, जबकि साला हमसे ज्यादा मजे तो लड़कियां लूट ले जाती है और इल्जाम पेल देती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरे मजे लिए, पर भी हिंडचोर मजे तो तू ले गई। आगे एक दिन जब सोनम बेवफा सुबह के 10 बजे तक सो रही थी, तब उसके फोन पर मैसेज की बेल रिंग होती है, जिस मैसेज को अपना मीकू ऊपर ऊपर से पढ़ता है, जिसमें टिल्लू तिलारा उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। जिस बात से मीकू का और मैसेज पढ़ने का मन करता है तो वो पासवर्ड में 00 डालकर फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। फिर वो पासवर्ड डालता है 6969, पर फिर भी बात नहीं बनती। जिसके बाद वो सोती हुई सोनम बेवफा के फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक करता है और टिल्लू तिलारा के भेजे हुए सारे मैसेज पढ़ लेता है, जिनको पढ़ने से उसे पता चलता है कि सोनम बेवफा उससे क्यों पटी, उसके साथ क्यों रहने आई और क्यों उससे शादी के लिए हाँ की। जो सब देख और पढ़कर वो हैरान रह जाता है कि साला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लौट लिया घर यार का। जिस पर वो डिसाइड करता है कि अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। अगले दिन वो उसे ये जाहिर नहीं होने देता कि उसे उसके जहरीले मकसद के बारे में पता चल चुका है। कहता है, जानेमन आज मुझे पैसों की एक बहुत बड़ी रकम मिली है, इसलिए मैं बाहर चलकर तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सोनम बेवफा पूछती है, कितनी बड़ी रकम? वो कहता है 20। जो सुनकर सोनम बेवफा हवा में उछलने लगती है कि 20 मिलियन डॉलर मिल गए तुझे? वो कहता है नहीं 20,000, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, भला तूने 20 मिलियन डॉलर का ही तुक्का क्यों मारा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया 20 मिलियन डॉलर? जिस बात को वो अंधे लोडवो की तरह हंसकर टालने की कोशिश करती है। अब मीकू माकड़ को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में उससे नहीं उसके पैसे से प्यार करती है, जिस पर अब वो जानबूझकर बेवकूफों वाली हरकत करने लगता है कि चलो देख तो लूं ये साली किस हद तक जा सकती है, जिसमें वो उसकी कॉफी में बहुत सारा नमक डाल देता है, जो करके उसे बहुत मजा आता है। आगे वो उसके पर्स से अपने सारे क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है, जिसमें जब सोनम अपने ब्यूटी पार्लर का बिल उस पर फाड़ने की कोशिश करती है तो उसे अपने पर्स में उसके लिखे हुए मजाकिया नोट्स मिलते हैं, जिस वजह से उसे कैशियर के सामने भयंकर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आगे मीकू रेस्टोरेंट में जाते वक्त किसी और लेडी के लिए तो दरवाजा खोलता है, पर उसके लिए नहीं खोलता कि साली आ जाएगी अपने आप। फिर एक दिन जब सोनम बेवफा सोकर उठती है तो वो छत पर लगी हुई मीकू की फोटो देखकर डर जाती है। वो देखती है मीकू ने साला पूरे बेडरूम में उसकी और अपनी अजीब अजीब गंदी गंदी शक्लों वाली फोटो लगा रखी है। जिसके बाद एक दिन वो उसे 5 स्टार रेस्टोरेंट का बोलकर रेडी पर खाना खिलाने ले जाता है। सोनम कहती है, साले तू मजाक कर रहा है ना, मैं इस रेडी का खाना बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, क्या पता कितने कॉकरोच मिले हैं उसमें। पर मीकू माकड़ उसकी एक नहीं सुनता और अपना पर्स घर पर भूल जाने का नाटक करके खाने पीने के पैसे भी उसी से पे करवाता है। जो सब यहाँ कहाँ रुकने वाला था, जिसमें रेडी वाला जब उन्हें खाना देता है तो वो जानबूझकर मियोनी उसके कपड़ों पर डाल देता है, जिससे सोनम बेवफा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन वो मीकू माकड़ को अपने साथ लेकर शादी की ड्रेस खरीदने जाती है, जहाँ वो उसका लंबा चौड़ा बिल फड़वाने के लिए महंगी महंगी ड्रेस ट्राई करती है, जो सारी की सारी बहुत अच्छी थी। पर मीकू माकड़ उनमें कोई ना कोई कमियां निकालकर उन्हें रिजेक्ट कर देता है और उसके लिए एक सस्ती सी घटिया सी ग्रीन कलर की ड्रेस चूज करता है। कहता है, ये तुझ पर बहुत प्यारी लग रही है, सारी दुनिया व्हाइट ड्रेस पहनती है, तू ग्रीन पहनना। इतने में मीकू माकड़ का दोस्त टिम भी वहाँ आ जाता है, जो पहले से ही सोनम को ना पसंद करता था, तो कहता है, बाप रे कितनी सुंदर ड्रेस है, ये तो सिर्फ स्पेशल तेरे लिए ही बनी है। जिस वजह से सोनम को वही ड्रेस खरीदनी पड़ती है। आगे दोनों दोस्त एक बार में बियर पीने जाते हैं, जहाँ टिम उससे कहता है, जब तुझे उसकी हकीकत पता चल गई है तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? वो कहता है, नहीं भाई, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं उससे कबूल नहीं करवाता कि वो मेरा फायदा उठाने आई है, तब
तक मैं उसकी ऐसे ही मारता रहूंगा। फिर मीकू सोनम बेवफा की दोस्त पूजा भंड से मिलता है, जिसका नाम सुनकर वो आजकल भड़क पड़ती थी। मीकू माकड़ उसको सोनम का पूरा प्लान बताता है कि वो मेरे साथ मेरे पास क्या करने आई है, जिस बात से पूजा भंड को कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी थी। और तो और पूजा भंड ने उसको अपने फ्योन्से के साथ रंगे हाथों गंडा गोल करवाते हुए पकड़ा था, वो भी उस दिन जब ये सारे टोनी के फ्यूनरल पर थे। जिसके बाद से पूजा भंड ने अपने फ्योन्से और सोनम बेवफा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। जो सुनकर मीकू माकड़ एक प्लान बनाता है जिसमें रात के समय टीम और पूजा भंड नकली की डेट पर आते हैं, जहां पूजा भंड को देखकर सोनम बेवफा अनकंफर्टेबल फील करती है और भला करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि कमीनी उसका फ्योन्से जो खा गई। और यही तो मीकू माकड़ चाहता था कि वो अनकंफर्टेबल फील करे, जिसमें वो सभी आपस में ही बातचीत करते हैं, एक दूसरों की बातों पर खूब हंसते हैं, पर उसकी बातों पर कोई नहीं हंसता। वो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते, जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं। आगे एक दिन सोनम टिल्लू तिलारा से मिलने जाती है, कहती है साले मैं ये प्यार का नाटक कर करके थक चुकी हूँ, हमेशा मुंह पर नकली स्माइल रख रख के मेरे जबड़े में दर्द होने लगा है। वो कहता है बे हींड की लींड, ये जबड़े में दर्द तो तेरे तब भी होता है जब तू मेरा मुंह में लेती है, जिसके तुझे पैसे भी नहीं मिलते। यहाँ तुझे हंसने पर नोटंकियां करने पर $10 मिलियन मिल रहे हैं, तो उन पर फोकस कर, जिससे तुझे उस चूतिया की बकचोदिया सहने की हिम्मत मिलेगी। फिर एक दिन मीकू माकड़ बाथरूम में कंडीशनर को हटाकर उसकी जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देता है, जिस क्रीम से जब वो अपने बालों को धोती है तो उसके सर के बालों का एक गुच्छा उड़ जाता है, जिससे उसको भयंकर वाला गुस्सा चढ़ जाता है। कहती है बे साले झाटू अंधगंड मरे, तेरी प्रॉब्लम क्या है। परंतु मीकू को अभी भी मजाक सूझ रहा था, जो उसको और परेशान करने के लिए कहता है तू टेंशन मत ले मेरी जान, तू मस्त लग रही है, थोड़े से ही तो बाल उड़े हैं, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। और हाँ, हम है ना थोड़ी ही देर में एक लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जा रहे हैं। जिस पर वो गुस्से में कहती है अबे भड़वे तुझे दिखाई नहीं देता क्या, मेरे बाल उड़े पड़े हैं, जब तक मेरे बाल नहीं आ जाते मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मीकू कहता है ठीक है फिर मैं शादी को भी पोस्टपोन कर देता हूँ, क्योंकि जब तू ऐसी हालत में घर से बाहर ही नहीं निकल सकती तो शादी कैसे करेगी, जबकि उस समय सारे मेहमानों की नजर तो सिर्फ तुझ पर ही होगी। जिस बात से उसका गुस्सा और नकली का रोना सब एक सेकंड में हवा हो जाता है, क्योंकि उसने उससे शादी करने के लिए बहुत कुछ झेला था, जो सब वो और नहीं झेलना चाहती थी। कहती है शादी मत टाल यार, मैं तुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, और बालों का क्या है, इनको मैं ऐसे कर लूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, चल चलती हूँ मैं तेरे साथ घूमने। आगे जैसे ही वो उसके साथ बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि टिम और पूजा भंड भी उनके साथ ही जाएंगे, जिनसे वो आजकल बहुत ज्यादा खार खाने लगी थी। जहाँ कार में मीकू माकड़ पूजा भंड को अपने साथ आगे बैठा लेता है, जिस वजह से सोनम बेवफा को टिम के साथ पीछे बैठना पड़ता है, जहाँ टिम का वोडाफोन पूरे रास्ते उसका मुंह चाट चाट कर थूक से भर देता है। रास्ते में उसे और मजे चखाने के लिए मीकू माकड़ जानबूझकर खींच के ब्रेक मारता है, जिससे सोनम की कॉफी उसके कपड़ों पर बिखर जाती है। अब सोनम पहले से ही गुस्से में भरी पड़ी थी और इस हरकत के बाद तो उसके लिए मुंह बंद रखना मुश्किल हो जाता है। कहती है साले मैं तेरे साथ जहाँ भी जाती हूँ तू मुझे परेशान करके मेरी बेइज्जती करके हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर तेरी मेरी हरकतों से इतनी ही जलती है तो तू मुझसे शादी क्यों कर रही है, मत करना। जो सुनकर सोनम को जैसे सांप सूंघ जाता है, वो बिल्कुल चुप हो जाती है और पूरे रास्ते किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अपने मीकू माकड़ का इतना सब करने से पेट नहीं भरता, तो वो रास्ते में से एक भिखारी को लिफ्ट दे देता है, जिसकी बदबू से सोनम की हालत खराब हुई पड़ी थी। जिसके बाद वो एक कॉफी शॉप पर रुकते हैं, जहाँ सोनम अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाती है। जिसके जाते ही वो तीनों गाड़ी में बैठकर फिर से चल पड़ते हैं, जो कि अपने साथ सोनम को लाना भूल गए थे। पूजा भंड कहती है साले तूने ये जानबूझकर किया ना। मीकू पीछे देखता है और उसे याद आता है कि वो सोनम को साथ लाना तो भूल ही गया, जो कि उसने बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया था। आगे वो उसे वापस लेने जाता है, जो अपने मुंह से बिना जहर उगले चुपचाप कार में बैठ जाती है, जिसमें उसकी आंखों से टप 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 गंगा बह रही थी। जो देखकर मीकू और पूजा को लगता है कि यार उन्होंने सोनम के कुछ ज्यादा ही मजे ले लिए। पर ना 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 ना, ये मजे लेने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जिसमें मीकू ऐसे ही किसी खाली पड़ी जगह पर कार रोकता है, वहाँ टेंट लगाता है, कहता है हम यहीं तो घूमने आए हैं। हम सोनम की सड़ी शकल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे यहाँ घूमने में कितने मजे आ रहे होंगे, जो मजे तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात में जब सोनम सोने की कोशिश करती है तो वोडाफोन आकर उसे फिर से चाटने लगता है और थूक से भर देता है। आगे सुबह हो जाती है, जहाँ सोनम को जोर की टट्टी हाई जोरों से लगी थी, तो वो मीकू से पूछती है मैं कहाँ हगने जाऊँ। वो कहता है मेरी जान मैं तुझे यहाँ थोड़ी ना हगने दूंगा, मैं तुझे 5 स्टार में लेकर जाऊंगा। और उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहता है चुपचाप चली जा भीषड़ी की झाड़ियों के पीछे। जिस पर सोनम गुस्से में कहती है बिहीन के लिंडा आज मैं हगने ही नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे आज साली कब्जी ही क्यों ना हो जाए, पर मैं झाड़ियों के पीछे कतई नहीं जाऊंगी। अब उन्हें यहाँ कैंपिंग करके बहुत मजे आए थे, तो वो वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ कार में जब सोनम थोड़ी देर सोने की कोशिश करती है तो टिम उसे परेशान करने लगता है। आगे कुछ घंटों की राइड के बाद वो घर पहुंच जाते हैं, जहाँ मीकू माकड़ किचन में खुलेआम एक स्पाई कैमरा लगा देता है, जिसमें जब टिल्लू तिलारा वहाँ आता है तो मीकू माकड़ उसे सोनम बेवफा के साथ अकेला छोड़कर 20 मिनट में वाइन लेकर वापस आने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जिसमें वो अपने दोस्त टिम के साथ कार में जाकर बैठ जाता है, जो फोन पर उसी जासूसी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था। मीकू माकड़ के वहाँ
वहां से जाते ही टिल्लू तिलारा फटाफट अपने जूते और पैंट उतारने लगता है कि साली एक बार हाथ आजा, तेरी तो ऐसी चमका दूंगा ना कि याद रखेगी। लेकिन सोनम आज उसे उसके साथ कुछ भी नहीं करने देती, पर जब वो नहीं मानता तो वो दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। जो सब देखकर मीकू माकड़ कार में रखी बोतल उठाकर वापस अंदर पहुंचता है और टिल्लू को पैंट पहनने से पहले ही रंगी गेंद पकड़ लेता है, जिस पर वो एक बिल्कुल सस्ता सा घटिया सा बहाना लगाकर वहां से निकलता है कि जान बची तो लाखों पाए, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे ऊपर वाले। खैर टिल्लू के वहां से जाते ही मीकू माकड़ सोनम को प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट देता है। ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें शादी या मरने के बाद होने वाली जमीन जायदाद के बंटवारे के निर्देश लिखे होते हैं, जिसमें मीकू माकड़ के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि शादी से पहले जो भी उसके पास है उसका कोई बंटवारा नहीं होगा और शादी के बाद जो भी वो कमाएगा या प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खरीदेगा उसमें से आधा हिस्सा सोनम बेवफा को जाएगा। जो बात वो टिल्लू तिलारा को फोन करके बताती है, जिससे वो समझ जाता है कि मीकू माकड़ को $20 मिलियन की रकम शादी से पहले मिलने की उम्मीद है और प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से शादी से पहले जो भी मीकू माकड़ के पास है वो सिर्फ मीकू माकड़ का ही रहेगा, उसमें से नो बंटवारा, जो कि सचमुच उन दोनों के लिए एक दुविधा वाली बात थी। पर जो भी हो, टिल्लू तिलारा अपने कनेक्शन यूज करके मीकू माकड़ के $20 मिलियन को उसकी शादी तक डिले करवा सकता था, इसीलिए वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारे $10 मिलियन कहीं नहीं जाने वाले। अब आज की रात सोनम बेवफा अपनी किसी सहेली के यहाँ गुजारना चाहती थी, इसीलिए वो अपना सामान इकट्ठा करती है, जिसमें उसे मीकू माकड़ का वही लेटर मिलता है जो उसने आज से कई हजारों करोड़ों साल पहले उसके लिए लिखा था, जिसको वो बिल्कुल ही शांति से पढ़ती है और ना जाने क्या सोचकर भावुक हो जाती है। आगे जब वो अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकलती है तो मीकू माकड़ उसे आखिरी बार परेशान करने के लिए क्लब से मस्त टोटा 3 स्ट्रिपर लाता है, क्योंकि आज की रात उसकी बैचलर पार्टी की रात थी, जिनको देखकर सोनम को बुरा तो लगता है पर वो उससे कुछ नहीं कहती और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है, जो देखकर ऐसा एहसास होता है कि हाँ इसमें अब कुछ बदलाव आने लगे हैं। वहीं मीकू माकड़ भी उन स्ट्रिपर के साथ टीम को छोड़कर सोने चला जाता है कि भाई तू ही मजे ले। अगले दिन हम चर्च में देखते हैं जहाँ मीकू और सोनम की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त, माँ बाप सभी लोग आए हुए थे। तभी मीकू माकड़ के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके $20 मिलियन की पेमेंट अटक गई है, जो कि 2-4 दिन बाद आएगी, जिसका मतलब ये था कि टिल्लू तिलारा ने अपने जैक का इस्तेमाल करके उसकी पेमेंट डिले करवा दी थी, क्योंकि प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से अगर वो $20 मिलियन शादी से पहले आ जाते तो उन पर सिर्फ मीकू माकड़ का हक होता और सोनम बेवफा को मिलता बाबा जी का ठुल्लू। अब सोनम बेवफा अपने बाप के साथ वही सस्ती सी ग्रीन ड्रेस में आती है। फादर मीकू से पूछता है क्या तू सोनम बेवफा को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है, जिस पर पूजा भंड और उसके दोस्त टिल्लू को लग रहा था कि वो मना करेगा, पर ना 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 ना, वो लोड़ा लंपट की तरह तुरंत हाँ भर देता है। फिर फादर सोनम बेवफा से पूछता है क्या तू इसे अपना जीवन साथी, अपना हमसफर स्वीकार करती है। वो कहती है नहीं। फादर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित। 1 मिनट भी चोद, क्या बोला तुमने? पर जो भी हो मुझे तो अपनी फीस मिली ही जाएगी। सोनम मीकू से कहती है तू मुझसे कहीं अच्छी लड़की डिजर्व करता है और हाँ मैं तेरे पैसों के बारे में जानती हूँ, मैं गोल्ड डिगर हूँ। मीकू कहता है हाँ मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछती है जब तुम्हें उस बारे में सब कुछ पता था तो ये सब रोका क्यों नहीं? मीकू कहता है नहीं रोक पाया क्योंकि कुतिया प्यार जो करता हूँ तुझसे। तभी टिल्लू तिलारा खड़ा होता है, कहता है भीषड़ी की ये क्या गलती कर रही है तू, तेरे एक बार हाँ करते ही उसकी आधी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। जिस बात से सोनम को अखंड प्रतापी गुस्सा चढ़ जाता है तो वो कहती है बिजली गींड नेवले की पैदाइश निकल ले यहाँ से, वरना गींड पर इतने लट बरसेंगे ना कि दोबारा कहीं खड़े होने लायक नहीं बचेगा। जिस पर वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और सोनम मीकू को उसकी अंगूठी वापस कर देती है, जिसके बाद वो चर्च के बाहर आकर अपने दोस्त टिम के साथ बैठ जाता है। तभी वहाँ सोनम बेवफा की मम्मी आती है अपनी छोटी बेटी को लेकर, जिन्होंने $20 मिलियन वाली बात सुन ली थी, तो कहती है अगर तू मेरी बड़ी बेटी से शादी नहीं करना चाहता तो मेरी छोटी वाली बेटी से कर ले, ये बहुत क्यूट है। जिस बात से मीकू को पता चलता है कि इस दुनिया में साला हर 3 कदम पर कोई ना कोई गोल्ड डिगर जरूर खड़ा है या बैठा है। आगे वो अपने दोस्त टिम के साथ मैकलेरन में बैठकर वहाँ से निकल लेता है और हमसे कहता है मैं तो भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचान गया, क्या तुम पहचान पाओगे? क्या तुम पहचान पाओगे कि जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारे साथ प्यार की वजह से है या तुम्हारी दौलत की वजह से? जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।